तलाकशुदा आईपीएस पत्नी 7 साल बाद पहुंची गरीब बीमार पति की झोपड़ी। सच्चाई जानकर पूरा गांव सन्न रह गया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां रामनगर गांव के किनारे एक फूस की झोपड़ी थी। बाहर टूटी चारपाई पर अक्सर एक साधारण युवक बैठा आसमान को देखता रहता था। उसका नाम था आरव सिंह। उम्र मुश्किल से 34 साल, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी ने 60 साल का बोझ डाल दिया हो। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती, जैसे उसने दर्द से दोस्ती कर ली हो। गांव के बच्चे बूढ़े उसे चिढ़ाते, अरे देखो, आईपीएस वाली का पति जा रहा है। कुछ लोग हंसते, कुछ तरस खाते और कुछ उसे पागल समझते, क्योंकि आरव हर किसी से एक ही बात कहता, मेरी पत्नी आईपीएस है, वो आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लोगों को लगता वो झूठ बोल रहा है, लेकिन सच ये था कि उसकी जेब में हमेशा एक पुरानी फोटो रहती, जिसमें वो और एक खूबसूरत लड़की शादी के जोड़े में मुस्कुरा रहे थे। वो लड़की थी अदिति सिंह। एक समय था जब यही अदिति उसकी दुनिया थी। दोनों ने प्यार से शादी की थी, सपनों से भरा घर बसाया था। आरव प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था और अदिति यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। आरव ने अपनी जरूरतें कम करके उसकी पढ़ाई पर पैसा लगाया, रात रात भर जागकर नोट्स बनवाए, हर इंटरव्यू से पहले उसका हौसला बढ़ाया। जब अदिति आईपीएस बनी तो सबसे ज्यादा खुशी आरव को हुई थी। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी और हर किसी से कहा था, देखना, मेरी पत्नी देश बदलेगी। लेकिन उसी दिन से उसकी अपनी दुनिया बदलनी शुरू हो गई थी। घर में पहले गर्व था, फिर धीरे धीरे जलन आने लगी। बड़े भाई विक्रम और भाभी सविता को लगा कि अब घर में अदिति का सम्मान बढ़ जाएगा और संपत्ति पर उनका नियंत्रण कम हो जाएगा। धीरे धीरे घर का माहौल जहरीला होने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, ताने, आरोप, और सबसे ज्यादा निशाना बनता था आरव। तेरी वजह से वो हम पर हुकूमत करेगी, अब तू बीवी के भरोसे जी रहा है। आरव चुप रहता। उसे लगता समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो खेल पर्दे के पीछे चल रहा था वो बहुत खतरनाक था। एक दिन अदिति को कुछ ऐसे सबूत मिले जिनसे लगा कि आरव उसका इस्तेमाल कर रहा है, पैसे छुपा रहा है, किसी और औरत से मिल रहा है और परिवार से मिलकर उसे बेवकूफ बना रहा है। अदिति का भरोसा टूट गया। उसने आरव से सवाल किए, लेकिन वह सब सुनकर भी शांत रहा। उसने सफाई देने की कोशिश की, पर अदिति के गुस्से के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। उस रात घर में इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि पड़ोसी तक इकट्ठा हो गए। अदिति ने कहा, मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना जो धोखा दे। आरव बस एक ही बात कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया अदिति, प्लीज भरोसा करो। लेकिन भरोसा टूट चुका था। कुछ ही महीनों में तलाक हो गया। अदिति अपने करियर में आगे बढ़ गई और आरव अपनी ही जिंदगी से पीछे छूट गया। तलाक के बाद उसने नौकरी छोड़ दी, शहर छोड़ दिया और बीमार मां को लेकर गांव आ गया। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, कभी अदिति को बदनाम नहीं किया और कभी दूसरी शादी का नाम तक नहीं लिया। उसकी दुनिया अब बस 2 चीजों में सिमट गई थी, उसकी मां और अदिति की यादें। वो सुबह मजदूरी करता, शाम को मां की सेवा करता और रात को उसी पुरानी फोटो को देखकर सो जाता। मां कई बार कहती, बेटा दूसरी शादी कर ले। आरव हल्का सा मुस्कुरा देता, मां, पत्नी एक ही होती है, बाकी सब समझौता होता है। समय गुजरता गया। 1 साल, 3 साल, 5 साल और देखते देखते 7 साल बीत गए। अब मां बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। दवा के पैसे जुटाना मुश्किल हो जाता। कई बार दोनों बिना खाना खाए सो जाते। फिर भी आरव के चेहरे पर शिकायत नहीं होती। बस कभी कभी वह आसमान देखकर धीरे से कहता, भगवान उसे खुश रखना। एक शाम मां की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। तेज बुखार, सांस फूलना और शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ता जा रहा था। आरव घबराकर दौड़ते हुए गांव के डॉक्टर के पास गया,
लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, दवा चाहिए तो पैसे लाओ। उसके पास पैसे नहीं थे। वह पूरी रात मां के सिरहाने बैठा रहा, उनका हाथ पकड़े, और पहली बार उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। मां ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा, अगर मैं चली गई तो तू अकेला कैसे रहेगा? आरव ने तुरंत उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। आप कहीं नहीं जाएंगी मां, मैं हूं ना। लेकिन उसकी आवाज खुद कांप रही थी। अचानक मां ने बहुत मुश्किल से कहा, अगर अदिति होती ना, तो सब संभाल लेती। 7 साल में पहली बार किसी ने उसके सामने अदिति का नाम लिया था। आरव की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे से बोला, वो खुश होगी मां, बस वही काफी है। मां ने उसकी ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हूं, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने कांपते हाथ से पास रखी पुरानी अलमारी की ओर इशारा किया। आरव ने अलमारी खोली तो अंदर वही शादी की फोटो रखी थी, जिसे वो रोज देखता था। मां ने टूटी आवाज में कहा, एक बार उसे बुला ले बेटा। आरव जैसे पत्थर बन गया। 7 साल से उसने कभी अदिति से संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी। उसने मान लिया था कि उसकी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं बची। लेकिन आज मां की सांसें टूट रही थी, और उनकी आखिरी इच्छा वही थी। उसने फोटो को हाथ में लिया, लंबे समय तक देखता रहा, और फिर पहली बार उसके होठों से निकला, क्या सच में वो आएगी? और उसी पल बाहर तेज हवा चली। झोपड़ी का दरवाजा जोर से खुला, जैसे किस्मत खुद अंदर आना चाहती हो। आरव चौंक कर पीछे मुड़ा। दरवाजे पर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरी रात और धूल भरी हवा अंदर घुस आई थी। मिट्टी के कण कमरे में उड़ने लगे। दीवार पर टंगी पुरानी लालटेन झूलने लगी और उसकी पीली रोशनी में सब कुछ और भी उदास दिखने लगा। आरव ने धीरे से उठकर दरवाजा बंद किया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लग रहा था जैसे आज कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो 7 साल से रुका हुआ था। वो वापस मां के पास आकर बैठ गया। मां की सांसें अब और भी धीमी हो गई थी। उनका माथा तप रहा था और होंठ सूख कर सफेद पड़ चुके थे। आरव ने गिलास में बचा हुआ थोड़ा सा पानी उनके होठों से लगाया, लेकिन पानी भी खत्म होने वाला था। घर में न दवा थी, न खाना, न पैसे। उस पल उसे पहली बार अपनी गरीबी पर गुस्सा आया, लेकिन तुरंत ही उसने सिर झुका लिया। उसे याद आया, जब सब कुछ था तब भी वो अपनी दुनिया नहीं बचा पाया था। उसने फोटो को फिर से देखा। फोटो में अदिति लाल जोड़े में मुस्कुरा रही थी और उसके कंधे पर सिर टिकाए खड़ी थी। उस मुस्कान में भरोसा था, प्यार था, अपना होने का एहसास था। आरव की आंखें भर आई। उसने फोटो को सीने से लगा लिया और बहुत धीमी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा अदिति, तुम ही चली गई थी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि खुद उसे भी मुश्किल से सुनाई दी। मां ने हल्का सा करवट लेने की कोशिश की, शायद उन्हें ठंड लग रही थी। आरव ने तुरंत अपनी पुरानी शॉल उठाकर उन्हें ओढ़ा दी। वो खुद ठंडी मिट्टी पर बैठ गया, लेकिन उसे अपनी परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ मां की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो हर पल कमजोर होती जा रही थी। अचानक मां ने आंखें खोली और बहुत मुश्किल से कहा, बेटा, फोन है क्या? आरव का दिल जैसे डूब गया। उसका पुराना फोन महीनों पहले खराब हो गया था और नया खरीदने के पैसे कभी जुट ही नहीं पाए। उसने झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं की, बस चुपचाप सिर झुका लिया। कुछ पल कमरे में सन्नाटा छाया रहा। बाहर हवा की आवाज आ रही थी और कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। इस सुनसान जगह पर रात के इस समय गाड़ी आना असंभव था। आरव को लगा शायद उसने गलत सुना है, लेकिन फिर हेडलाइट की तेज रोशनी झोपड़ी की दीवारों से अंदर झलकने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने सफेद रंग की सरकारी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी पर लाल नीली बत्ती लगी थी, लेकिन बंद थी।
ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था और पीछे का दरवाजा धीरे से खुला। उस पल आरव की सांस जैसे रुक गई। गाड़ी से जो महिला उतरी, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही चेहरा, वही आंखें, बस अब उनमें पहले जैसी नरमी नहीं, बल्कि सख्ती और थकान थी। वो अदिति थी, आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह, पूरी वर्दी में, सीधी खड़ी, लेकिन चेहरा जैसे पत्थर का हो गया हो। 7 साल बाद पहली बार वे आमने सामने थे। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। न कोई शब्द, न कोई हरकत, जैसे समय अचानक रुक गया हो। आरव के होंठ कांपे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना देख रहा है या सच में अदिति उसके सामने खड़ी है। अदिति की नजरें धीरे धीरे झोपड़ी पर गई। टूटी दीवारें, फटी छत, अंदर जलती कमजोर लालटेन, मिट्टी का फर्श। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी चमकी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसकी आवाज ठंडी थी जब उसने पूछा, तुम यहां रहते हो? ये सवाल नहीं, जैसे विश्वास न होने की प्रतिक्रिया थी। आरव ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। वह बोलना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। अचानक अंदर से मां की खांसी की तेज आवाज आई। अदिति का ध्यान तुरंत उधर गया। वो बिना कुछ पूछे झोपड़ी के अंदर चली गई। उसने कमला देवी को उस हालत में देखा, दुबली, पीली, बुखार से तपती हुई, सांस लेने के लिए जूझती हुई। उस पल अदिति का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों की सख्ती टूट गई और उनमें चिंता भर गई। वो तुरंत उनके पास बैठ गई और उनका माथा छुआ। इनकी हालत इतनी खराब है, डॉक्टर को दिखाया? उसकी आवाज अब अफसर वाली नहीं, एक बहू वाली थी। आरव ने धीमे से कहा, पैसे नहीं थे? ये सुनते ही अदिति की आंखों में जैसे कोई चीज टूट गई। उसने तुरंत बाहर खड़े ड्राइवर को आवाज दी और आदेश दिया कि तुरंत डॉक्टर बुलाया जाए। उसकी आवाज फिर वही सख्त आईपीएस वाली हो गई थी, लेकिन उसमें घबराहट छुपी हुई थी। कुछ ही मिनटों में ड्राइवर फोन पर किसी से बात करने लगा। कमला देवी ने धीरे से आंखें खोली। सामने अदिति को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हाथ से उसका चेहरा छूने की कोशिश की। अदिति, तू आ गई बेटा। उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि शब्द टूट रहे थे। अदिति की आंखों से भी आंसू निकल आए, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और उनका हाथ पकड़ लिया। 7 साल का फासला उस स्पर्श में जैसे पिघलने लगा। आरव थोड़ा दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या डर जाए। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अदिति सच में आएगी, वो भी ऐसे अचानक। उसके दिल में कहीं गहराई में छुपी उम्मीद आज सामने खड़ी थी, लेकिन साथ ही पुराने घाव भी जाग रहे थे। उसे याद था, यही अदिति एक दिन बिना पीछे देखे चली गई थी। बाहर से एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देने लगी। गांव के लोग भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे थे। सब हैरान थे कि इतनी बड़ी अफसर आधी रात को इस गरीब की झोपड़ी में क्या कर रही है। फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे ये तो सच बोलता था। सच में इसकी पत्नी आईपीएस है, लेकिन उस वक्त आरव के लिए दुनिया की कोई आवाज मायने नहीं रखती थी। अदिति ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। उनकी नजरें फिर मिली। इस बार दोनों की आंखों में सिर्फ दर्द था, गुस्सा नहीं, शिकायत नहीं, बस अधूरी कहानी का बोझ। अदिति कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे उसके पास भी नहीं थे। आखिर उसने बहुत धीरे से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यह सवाल 7 साल की दूरी से भरा हुआ था। आरव ने नजरें झुका ली। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। कुछ पल बाद उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम खुश थी। बस वही काफी था। आरव की धीमी आवाज झोपड़ी के भीतर ऐसे गूंजी जैसे किसी ने बहुत पुराना दर्द छेड़ दिया हो। अदिति कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न ताना, न शिकायत, बस थकान और एक अजीब सी शांति। यही शांति अदिति को अंदर तक हिला रही थी।
अगर वो गुस्सा करता, आरोप लगाता या रो पड़ता तो शायद अदिति खुद को संभाल लेती, लेकिन उसका यूं चुपचाप सब सह लेना उसे तोड़ रहा था। एम्बुलेंस आ चुकी थी। 2 लोग अंदर आए और सावधानी से कमला देवी को स्ट्रेचर पर लिटाने लगे। मां की आंखें बार बार अदिति और आरव के बीच घूम रही थी, जैसे वो दोनों को साथ देख लेना चाहती हूं। अदिति उनके सिरहाने खड़ी रही, उनका हाथ थामे। आरव थोड़ी दूरी पर खड़ा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं ये सब सपना न निकल जाए। जब स्ट्रेचर बाहर ले जाया जा रहा था, मां ने बहुत मुश्किल से कहा, बेटा साथ रहना। ये किससे कहा, समझना मुश्किल था, लेकिन दोनों ने सुन लिया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते रात और गहरी हो चुकी थी। सरकारी अस्पताल की सफेद दीवारें, ट्यूबलाइट की तेज रोशनी और एंटीसेप्टिक की गंध, सब कुछ ठंडा और डरावना लग रहा था। डॉक्टरों ने तुरंत मां को अंदर ले लिया। बाहर लंबी बेंच पर अदिति और आरव आमने सामने बैठे थे, लेकिन दोनों के बीच 7 साल की खामोशी बैठी थी। अदिति ने पहली बार गौर से आरव को देखा। उसकी हथेलियों पर पुराने छाले थे, नाखून टूटे हुए, कपड़े घिसे हुए। ये वही आदमी था जिसने कभी उसके लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी। उसकी आंखों में पानी भर आया, लेकिन उसने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? सवाल सीधा था, लेकिन आवाज कांप रही थी। आरव ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, वही पुरानी शांत मुस्कान। पत्नी एक ही होती है, बाकी सब समझौता होता है। वही वाक्य जो वो मां से कहता था। अदिति का दिल जैसे कसकर पकड़ लिया गया हो। उसने खिड़की की ओर देखा ताकि आरव उसकी आंखों के आंसू न देख सके। डॉक्टर बाहर आए और बोले कि हालत गंभीर है, लेकिन समय पर लाने से उम्मीद है कि बच जाएंगी। अदिति ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत इलाज के सारे खर्च का इंतजाम कर दिया। अस्पताल के स्टाफ का व्यवहार अचानक बदल गया। अब सब सम्मान से बात कर रहे थे। आरव को यह सब अजीब लग रहा था। वो कभी इस तरह की दुनिया में सहज नहीं रहा था। सुबह होने लगी थी। खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। रात भर कोई नहीं सोया। अदिति कभी कभी चुपचाप आरव को देख लेती, फिर नजरें हटा लेती। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, क्या सच में उसने इतना बड़ा अन्याय किया था? क्या जो सबूत उसने देखे थे वे सच नहीं थे? अगर सच नहीं थे तो फिर सच क्या था? अचानक उसे वह दिन याद आया जब तलाक के कागज पर साइन करते समय आरव ने आखिरी बार उसकी ओर देखा था। उस नजर में दर्द था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था। उस समय उसे लगा था कि यह अपराध बोध है, लेकिन आज उसे लग रहा था शायद वह बेबसी थी। आरव ने धीरे से कहा, तुम्हारी पोस्टिंग यहीं है? यह उसका पहला सवाल था इतने समय बाद। अदिति ने सिर हिलाया, नहीं, मैं बस एक केस के सिलसिले में आई थी, यहां आना नहीं था। वो रुक गई। सच ये था कि गांव वालों से उसे सूचना मिली थी कि कोई आदमी उसकी फोटो लेकर घूमता है और खुद को उसका पति बताता है। पहले उसे गुस्सा आया था, फिर जिज्ञासा हुई और आखिर में वो खुद आ गई। कुछ पल बाद उसने हिम्मत करके पूछा, तुमने कभी सफाई देने की कोशिश क्यों नहीं की? यह सवाल उसके दिल में सालों से था। आरव ने कुछ देर चुप रहकर जवाब दिया, जिसे भरोसा नहीं रहा। उसे सफाई भी झूठ लगती है। उसकी आवाज में कोई कटुता नहीं थी, बस थकान थी। और मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहता था। अदिति के भीतर कुछ टूट गया। उसने महसूस किया कि यह आदमी अब भी उसे दोष नहीं दे रहा। शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा भारी लग रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर मैं वापस आना चाहूं तो? शब्द निकलते ही वो खुद चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कहेगी। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य था, लेकिन साथ ही डर भी। तुम्हारी दुनिया अलग है अदिति, मैं उसमें फिट नहीं बैठता, उसने बहुत शांत स्वर में कहा, और मैं नहीं चाहता कि तुम फिर कभी पछताओ।
ये सुनकर अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसने खुलकर रोना चाहा, लेकिन अस्पताल के बीच वो खुद को रोकती रही। तभी नर्स ने आकर बताया कि मरीज को होश आ गया है। दोनों तुरंत उठकर अंदर गए। कमला देवी ने आंखें खोली तो सबसे पहले दोनों को साथ खड़ा देखा। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कांपते हाथ से दोनों के हाथ पकड़ लिए और उन्हें पास खींच लिया। उनकी आंखों में वही मां वाली विनती थी, अब अलग मत होना। अदिति झुककर उनके पैरों से लग गई। आंसू रुक नहीं रहे थे। मां, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज टूट गई। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आरव ये सब देखकर खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में भी नमी आ चुकी थी। उस पल तीनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, फिर भी बहुत कुछ कहा जा चुका था। बाहर सूरज निकल आया था। नई सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 7 साल की अंधेरी रात धीरे धीरे खत्म हो रही हो। लेकिन अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी था, क्योंकि उसी समय अस्पताल के बाहर एक कार आकर रुकी और उसमें से उतरे 2 चेहरे देखकर अदिति का चेहरा अचानक सख्त हो गया। विक्रम और सविता। उन्हें देखते ही जैसे हवा का तापमान बदल गया। अभी कुछ पल पहले तक जो माहौल भावनाओं से भरा था, वो अचानक तनाव से जम गया। अदिति सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में वही सख्त अफसर वाली चमक लौट आई। आरव ने भी उन्हें देख लिया, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, सिर्फ थकान थी। जैसे वह जानता था कि अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। विक्रम तेज कदमों से अंदर आया। चेहरे पर बनावटी चिंता थी। अरे मां की हालत इतनी खराब है और हमें किसी ने बताया तक नहीं। उसकी आवाज में अपनापन कम, दिखावा ज्यादा था। सविता पीछे खड़ी थी, आंखों से तेजी से पूरे कमरे को देख रही थी। अदिति, आरव, अस्पताल की व्यवस्था, सब कुछ। जब उसकी नजर अदिति की वर्दी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट साफ दिखी, लेकिन उसने तुरंत मुस्कान ओढ़ ली। अदिति ने ठंडी आवाज में कहा, अब बता दिया है, बस इतना ही। उस एक वाक्य में दूरी भी थी और चेतावनी भी। विक्रम ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बार बार आरव पर टिक जा रही थी, जैसे वह डर रहा हो कि कहीं वो कुछ बोल न दे। आरव चुप था, हमेशा की तरह। उसने नजरें झुका ली और मां के पास खड़ा रहा। कमला देवी ने बेटे और बहू को देखा, फिर धीरे से आंखें बंद कर ली। शायद वह समझ चुकी थी कि इन लोगों की मौजूदगी शांति नहीं, तूफान लाएगी। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी अदिति ने सीधे विक्रम से पूछा, आपको कैसे पता चला? सवाल सीधा था और आवाज बिल्कुल सपाट। विक्रम एक पल के लिए अटक गया, फिर बोला, गांव से खबर मिल गई। आखिर हम भी तो परिवार है। अदिति की आंखों में हल्की सी तीखी चमक आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सविता ने अचानक नाटकीय अंदाज में कहा, भाभी, हमें तो बहुत दुख है जो हुआ। घर टूट गया, सब गलतफहमी थी। उसके शब्द मीठे थे, लेकिन आवाज में बनावट साफ झलक रही थी। अदिति ने उसकी ओर देखा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, गलतफहमी या साजिश? ये सुनते ही सविता के चेहरे का रंग उड़ गया। विक्रम तुरंत बीच में बोला, अरे आप तो हमें गलत समझ रही हैं। अदिति अब चुप नहीं रही। 7 साल पहले जो सबूत मुझे मिले थे, वे कहां से आए थे? उसकी आवाज अब अफसर की पूछताछ जैसी हो गई थी। कमरे की हवा भारी हो गई। विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। उसने नजरें चुराते हुए कहा, हमें क्या पता, आपने खुद देखा था। अदिति एक कदम आगे बढ़ी। हाँ, मैंने देखा था, लेकिन आज मुझे सच भी दिख रहा है। आरव ने पहली बार सिर उठाकर अदिति की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, जैसे वह नहीं चाहता था कि मामला और बिगड़े। उसने धीरे से कहा, छोड़ो अदिति, अब सब बीत गया। लेकिन अदिति अब रुकने वाली नहीं थी। नहीं आरव, अब कुछ भी बीता हुआ नहीं है। जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की,
उसे जवाब देना होगा। कमला देवी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, झगड़ा मत करो। अदिति तुरंत उनके पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़ लिया। कोई झगड़ा नहीं होगा मां, बस सच सामने आएगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन प्यार भी। विक्रम अब बेचैन हो चुका था। उसे लग रहा था कि बात उसके हाथ से निकल रही है। उसने गुस्से में कहा, देखो अदिति, तुम अफसर हो इसलिए हमें डरा नहीं सकती। ये सुनते ही अदिति धीरे से खड़ी हुई और बहुत शांत स्वर में बोली, मैं यहां अफसर बनकर नहीं आई, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वही बन जाऊंगी। उसके शब्द धीमे थे, लेकिन उनमें ऐसी ताकत थी कि विक्रम तुरंत चुप हो गया। आरव को यह सब देखकर बेचैनी हो रही थी। उसने जिंदगी भर परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश की थी, और आज वही परिवार फिर टकराव के सामने खड़ा था। उसने विक्रम की ओर देखकर कहा, भैया, मां ठीक हो जाए बस, बाकी बातों का कोई मतलब नहीं। उसकी आवाज में विनती थी, आरोप नहीं। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। सविता अचानक बोली, तुम्हें क्या जरूरत थी सब सहने की? अगर सच बता देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये कहते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसने अनजाने में मान लिया था कि सच कुछ और था। अदिति की आंखें तुरंत उस पर टिक गई। मतलब सच कुछ और था। अब सविता के पास कोई जवाब नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने सविता को घूरा, लेकिन अब बात निकल चुकी थी। अदिति ने बहुत धीरे से कहा, सच चाहे जितना छुपाओ, बाहर आ ही जाता है। उसकी नजरें सीधे विक्रम पर थी। विक्रम ने पहली बार नजरें झुका ली। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसे समझ आ गया था कि जो राज उसने 7 साल तक छुपाया, वो अब ज्यादा देर छुपा नहीं रहेगा। लेकिन उसके मन में एक ही डर था, अगर सच सामने आया तो परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा। वह हमेशा खुद टूट गया, लेकिन परिवार को टूटने नहीं दिया। कमला देवी ने कांपते हाथ से आरव का हाथ पकड़ा और बहुत मुश्किल से कहा, बेटा, अब खुद को मत जला। उनकी आंखों में आंसू थे। आरव झुक गया और उनका हाथ माथे से लगा लिया। उस पल अदिति ने सब समझ लिया। यह आदमी दोषी नहीं, बलिदानी था। बाहर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। सुबह पूरी तरह हो चुकी थी, लेकिन इस कमरे में अतीत का अंधेरा अभी बाकी था। अदिति ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने जा रही हो। उसने आरव की ओर देखा, फिर मां की ओर, और आखिर में विक्रम और सविता की ओर। और उसी पल उसने तय कर लिया कि अब सच छुपेगा नहीं, चाहे इसके लिए उसे अपने ही परिवार के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। अदिति ने बिना देर किए अपने फोन से किसी को कॉल किया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द बिल्कुल स्पष्ट। पुराने केस की फाइल तुरंत निकलवाइए। हां, वही पारिवारिक शिकायत वाला। मुझे अभी चाहिए। ये सुनते ही विक्रम और सविता के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि बात अब सिर्फ घर की नहीं रही। आरव ने घबरा कर कहा, अदिति, रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अदिति ने पहली बार सख्ती से उसकी ओर देखा। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए। सच। उसके शब्दों में दर्द भी था और अपराध बोध भी। 7 साल तक जिस आदमी को उसने दोषी माना, आज उसी की खामोशी उसे सबसे ज्यादा काट रही थी। कुछ ही घंटों में अस्पताल के बाहर पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकी। यह देखकर गांव से आए लोग भी सहम गए। अदिति ने शांत स्वर में विक्रम से कहा, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं। विक्रम की आंखों में अब साफ डर दिख रहा था। आखिरकार दबाव में उसने कबूल कर लिया कि वही और सविता थे जिन्होंने नकली सबूत तैयार किए थे। उन्हें डर था कि अदिति के आने से संपत्ति का बंटवारा बदल जाएगा और घर पर उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आरव को गलत साबित कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने सिर झुका लिया, जैसे वो पहले से सब जानता हो। अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुमने बताया क्यों नहीं? आरव ने बहुत धीमे स्वर में कहा,
अगर भैया जेल जाते तो मां जीते जी मर जाती, और तुम भी टूट जाती। ये सुनते ही अदिति वहीं बैठ गई। उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। जिस आदमी को उसने धोखेबाज समझा, वो तो सबकी खुशियों के लिए खुद जलता रहा। कमला देवी रो पड़ी। बेटा, तूने अकेले इतना सब सह लिया। उन्होंने आरव को सीने से लगा लिया। 7 साल का दर्द उस एक पल में बह निकला। अदिति धीरे धीरे उठी और आरव के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थी, आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। ये वही अदिति थी, लेकिन आज उसमें अफसर नहीं, एक पछताती हुई पत्नी खड़ी थी। आरव ने तुरंत सिर हिलाया। माफी मत मांगो, तुमने वही किया जो तुम्हें सच लगा। उसकी आवाज में अब भी कोई शिकायत नहीं थी। यही बात अदिति को और तोड़ गई। उसने पहली बार उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे डर हो कि कहीं वो फिर दूर न चला जाए। अब मैं सच जान चुकी हूं। अगर तुम चाहो तो क्या हम फिर से? वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई। आरव ने उसकी आंखों में देखा। 7 साल का इंतजार, दर्द, अकेलापन, सब कुछ उस एक नजर में था। कुछ पल बाद उसने बहुत धीरे से कहा, अगर तुम फिर कभी छोड़कर नहीं जाओगी तो मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां तुमने छोड़ा था। ये सुनते ही अदिति रो पड़ी। उसने झुककर उसका हाथ दोनों हाथों से पकड़ लिया, जैसे अपनी टूटी हुई दुनिया को फिर से जोड़ रही हो। कुछ महीनों बाद रामनगर गांव में वही जगह जहां कभी लोग आरव का मजाक उड़ाते थे, आज खुशियों से भरी थी। पूरे गांव के सामने आरव और अदिति की फिर से शादी हो रही थी। इस बार न कोई गलतफहमी थी, न कोई डर। अदिति दुल्हन के रूप में थी, वर्दी में नहीं। आरव के चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान थी। कमला देवी की आंखों में संतोष के आंसू थे। लोगों को पहली बार समझ आया कि असली ताकत पैसे या पद में नहीं, दिल में होती है। शादी के बाद जब विदाई का समय आया, अदिति ने सबके सामने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत फैसले लिए, लेकिन सबसे सही फैसला आज लिया है। उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। आरव ने आसमान की ओर देखा, जैसे भगवान को धन्यवाद कह रहा हो। 7 साल बाद उसकी दुनिया वापस मिल गई थी। दोस्तों, जिंदगी में कई बार सच सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे मन में शंका का पर्दा पड़ा होता है। भरोसा टूट जाए तो रिश्ता भी टूट जाता है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो समय उसे फिर जोड़ देता है। आरव ने साबित कर दिया कि महान बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, दिल बड़ा होना जरूरी है। और अदिति ने साबित किया कि गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन अब आप बताइए, अगर आपकी जगह अदिति होती तो क्या आप 7 साल बाद भी सच जानकर वापस लौटते? और अगर आप आरव होते तो क्या इतना सब सहकर भी उसी इंसान से प्यार करते रहते? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय किसी और की सोच बदल सकती है। और अगर आपको ऐसी सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल कहानी घर बाय वीके को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।